मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के आज 6 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि YouTube में AFEIS के YouTube पर एक मेरा लेक्चर डाला गया है ज्योग्राफी पर, जिसका शीर्षक है भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को एक बार सुने। इसे सुनने के लिए थोड़ा वक्त निकालें, लेकिन आप थोड़े से एक अलग अंदाज में सुने। देखिए, आप जिस उद्देश्य से सुनते हैं उससे सुनने का जो आपका जो पर्पस है या जो तौर तरीका है वह निर्धारित होता है और उसी से ही आपको लाभ मिलता है। सुनने के लिए सुनने का कोई अर्थ नहीं होता। जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके सुनने का एक उद्देश्य यही हो, और ज़्यादातर यह होता भी है कि भाई चलिए कम से कम मेरा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, मुझे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में मालूम हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। आप इस उद्देश्य से मत सुनिए कि एक विषय आप सुन रहे हैं। मैं आपको एक अलग उद्देश्य यहां बता रहा हूं। आप केवल इस उद्देश्य से इस लेक्चर को सुनिए कि इस लेक्चर में बातें किस तरीके से आपके सामने रखी गई हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या आपका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो केवल भूगर्भिक संरचना तक ही सीमित रहता है या वो विस्तृत हो जाता है, उसमें व्यापकता आ जाती है। हालांकि विषय एक है, लेकिन इस एक विषय को सुनने के बाद और भी जो ढेर सारे विषय हो सकते हैं उनके लिए नालियां खुल जाती हैं, पाइप्स बन जाते हैं। जैसे होता है ना, बांध में तो बांध में बांध एक है, एक जगह पानी है, लेकिन उसमें से नहरें निकाल निकाल करके पता नहीं कितनी जगह पानी पहुंचा दिया जाता है। कहीं इसका स्वरूप कुछ इस तरीके का तो नहीं है। और प्लीज आप लोग सुने और सुनने के बाद मुझे बताएं भी। मैं अपने मूल्यांकन के लिए ये बात आपसे कह रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि अनुरोध आप सबसे कर रहा हूं। लेकिन प्लीज ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी मेरे इस मन की इच्छा को आप सब पूरा करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कल वाले विषय को आगे क्या बढ़ाना चाहूँगा। कल तो मैं शुरुआत ही नहीं कर पाया था। मैं करूँगा कि किस तरीके से रिलायंस और अडानी ग्रुप का जो विरोध हो रहा है उनके पीछे क्या कारण है, क्या है, उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। गणतंत्र रिपब्लिक डे पर हमेशा किसी देश से चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं और उसका हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस से बड़ा सीधा संबंध होता है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन में जो कोरोना का जो स्ट्रेन, जो दूसरा स्वरूप आया है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। भारत ने तो अपनी फ्लाइट वहां से बंदी कर दी है, आने जाने, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो इस स्थिति को देखते हुए अब वो जो अतिथि के रूप में आने वाले थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब वो हमारे अतिथि के रूप में नहीं आएंगे। मैं यहाँ दो बातें आपसे विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कभी कभी मैंने स्टूडेंट को देखा है कि जब बोरिस जॉनसन के बारे में पूछा जाता तो कहते हैं कि वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नहीं, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, या कह लीजिए यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। है ना, इंग्लैंड तो उसका एक हिस्सा है, तो ये याद रखियो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। राइट। जो दूसरी बात है वो ये है कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि उनकी यात्रा क्यों स्थगित हुई थी, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों स्थगित हुई थी। फ्रेंड्स, रेडियो न्यूज में आपने वन नेशन वन गैस ग्रिड के बारे में ये शब्द सुना होगा, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का जब शुभारंभ किया है तब उन्होंने ये बात कही है, वन नेशन वन गैस ग्रिड। ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये 450 किलोमीटर प्राकृतिक गैस की लाइन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हमारी है उसके द्वारा तैयार की गई है। उस न्यूज़ में दो तीन बातें बड़े महत्व की थी जो आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस चाहे कितना भी बड़ा हो,
लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो एक बड़ी मजेदार सी बात लगती है और मैं उसको देख करके बड़ा उत्साहित हो जाता हूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उनका अपना एक सीमित दायरा है। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा पर प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अभी आप देखिएगा, एग्जाम होने वाले हैं ना कुछ ही दिनों के बाद, देखिएगा आप उसमें ऊर्जा पर कुछ ना कुछ शायद आ ही जाए। और ये जो प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा से संबंधित है। पेरिस सम्मेलन जो है ऊर्जा से संबंधित है। 5 साल उसके पूरे हुए हैं, तब तो ऊर्जा हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी वो प्राकृतिक गैस लाइन की घटना आ गई, तो उस न्यूज में कुछ चीजें बड़े महत्व की हैं, बशर्ते कि आप उन्हें स्पॉट कर सकें, पकड़ सकें। जैसे उसमें कहा गया कि प्राकृतिक गैस की अभी हमारी जो हिस्सेदारी है, जो टोटल हमारी ऊर्जा, वो 6% है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6% प्राकृतिक गैस अभी हम उत्पादित करते हैं। इसको बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य है हमारा, ठीक है। अब फिर उसके ना उसकी उस न्यूज में बहुत विस्तार के साथ बताया गया कि ये जो पाइपलाइन है, इससे क्या क्या फायदा होगा। उसमें 9-10 पॉइंट बड़े विस्तार के साथ बातें बताई गई हैं। जैसे प्राकृतिक गैस जो होती है वो सस्ती ऊर्जा होती है। आप देखें कि जो ऑटो वाटो वगैरह वाले हैं छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो चेकिंग में पकड़े जाते हैं। छोटे शहरों में करते क्या है लोग कि अपने ऑटो में जो पेट्रोल से या डीजल से चलने वाला ऑटो होता है, उसमें पता लगा कि गैस का सिलेंडर लगवा लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। इसका मतलब कि जो प्राकृतिक गैस है वो सस्ती पड़ती है, प्रदूषण उसमें होता नहीं है, क्योंकि वहां धुआं नहीं निकल रहा है। और अगर वो सस्ती पड़ रही है तो उसका अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए कि आप एक ऐसी फैक्ट्री के मालिक हैं या ऐसी फैक्ट्री में चीज बना रहे हैं जहां प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ऊर्जा सस्ती है, तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आ जाएगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाएगा तो आपकी जो वस्तु है वो प्रतिस्पर्धी हो जाएगी, कॉम्पिटेटिव हो जाएगी। जब आप सस्ते कीमत पर वस्तु का उत्पादन करेंगे तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था की गति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि धुआं नहीं आ रहा है तो इसे स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक गैस की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है, क्लीन एनर्जी। प्रदूषण नहीं फैलेगा। जब प्रदूषण नहीं फैलेगा तो अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इस तरह से एक दूसरे से जो चीजें जुड़ती चली जाती हैं और आपको अपने अंदर ये क्षमता विकसित करनी है कि चीजें किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि आज मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। प्लीज आप थोड़ा सा उन आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा। आजादी के जो पहले दशक में, यानी आजादी के बाद के 10 साल तक जो कृषि पर जो हमारा निवेश होता था वो जीडीपी का 18% था, जो घटकर अब 7.6% रह गया है। गेहूं और धान की उत्पादकता में हमारा जो स्थान है वो दुनिया की तुलना में 50वां है, जो बहुत कम है। जो सिंचित खेत हैं वो मात्र 42% हैं। और कृषि शोध पर जो सरकार का खर्च है मात्र 0.37% है। तो इन्हें थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और सदाबहार आंकड़े हैं, एवरग्रीन आंकड़े हैं। मतलब इनमें इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत जगह ये काम आएंगे, बहुत से आंसर राइटिंग में ये आपकी मदद करेंगे। यानी ये बेसिक आंकड़े हैं। तो दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। एक आपको मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की। भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने पर चीन का साया। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके भी आप संक्षिप्त नोट्स बना लीजिएगा कि किस तरीके से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, लगातार चीन उनके साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है और साथ ही साथ वो चाहता है कि ये भारत से दूर हो जाए। उसको लेकर के बहुत अच्छा आर्टिकल है, अपने आप में कंप्लीट है। इसे जरूर आप इस पर एक छोटा सा नोट तैयार कर लीजिएगा। खैर दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन हो रहा है, उस किसान आंदोलन के दौरान बाकायदे रिलायंस के जो टावर लगे हुए हैं उन्हें तोड़ा गया। उनके जो किराना की जो दुकानें, मोटे बोलचाल की भाषा में जो सुपरमार्केट थे, उन पर अटैक किया गया। और पूरे देश में एक प्रकार से अदानी और अंबानी, इन दोनों के खिलाफ एक प्रकार की भावना विकसित होती चली जा रही है। और ये भावना इस तरीके की है कि ये जो दोनों जो बड़े घराने हैं, या कह लीजिए जो बड़ी कंपनियां हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से मोनोपोली, एकाधिकार करना चाह रही है। रिलायंस आप देखिए कि धीरे धीरे फैलते फैलते किन किन क्षेत्रों में आ गया है। पेट्रोलियम से शुरुआत की थी, कपड़े पेट्रोलियम से शुरुआत की थी, और करते करते अब वो बकायदे रिलायंस फ्रेश तक आ गया। यानी कि किराने की दुकान, सब्जियां बेचने की दुकान, रिटेल मार्केट में एंटर कर चुका है ना। G5 वगैरह जो कम्युनिकेशन का फील्ड है वो सब तो है ही। दूसरी ओर आप अदानी ग्रुप को देख रहे हैं।
अदानी ग्रुप भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जबरदस्त किस्म का उसका भी एकाधिकार होता जा रहा है। और ये इतनी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े जायंट्स हैं कि इनके सामने छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उसी क्षेत्र के टिक नहीं सकते। आपको एक बात और भी मालूम है कि फेसबुक के बारे में जब ये लगने लगा कि इसका एक एकाधिकार होता चला जा रहा है इस सिस्टम पर, तो आप देखिए कि कैसे उसके खिलाफ बाकायदे केस दर्ज हुए हैं। चीन में भी जैक मा की जो कंपनी है अलीबाबा, उसके खिलाफ भी इसी तरह की बातें आपको पढ़ने को मिली होंगी। और वही रूप अब धीरे धीरे अंबानी और अडानी के बारे में भी दिखाई देने लगा है, जिसको लेकर के सच पूछे तो केवल किसान ही चिंतित नहीं है बल्कि दूसरे उद्योगपति भी चिंतित हैं। आपने इस बीच में अखबारों में पढ़ा होगा, कल बाकायदे स्टेटमेंट आया था अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम जमीन खरीदेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कराएंगे। क्योंकि किसानों के मन में जो अभी भय है, जो आशंका इसी बात को लेकर के है कि एक दिन ये सब कुछ पर अधिकार कर लेंगे और हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। हम अपनी ही जमीन पर खुद मजदूरी करने वाले लोगों में तब्दील कर दिए जाएंगे। और ये भारत की आज की समस्या नहीं है। मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, मोटा उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हमारे हिंदी लिटरेचर में। वो गोदान में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक किसान कि केवल एक ही इच्छा है कि वो अपने घर में गाय पाल सके और वो नहीं पाल पाता है। ये बात अलग है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके मोक्ष के लिए उसके मरे हुए हाथों से गऊ का दान कराया जाता है। जीवित रहते हुए वो घर के अपने आंगन में कभी भी गाय नहीं पाल सका, उसकी इतनी बुरी स्थिति है। और फिर जो उसका बेटा है वो फैक्ट्री में काम करता है, शहर में जाकर के काम करता है। यानी कि एक किसान के मजदूर बन जाने की कथा ही गोदान की कथा है। और वही भय अभी किसानों को सता रहा है। रेफरेंस के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर निबंध वगैरह लिखने को कहा जाए तो दोस्तों अब इसका क्या प्रभाव है रिटेल मार्केट पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर। चूंकि वक्त इतना नहीं है और मैं इत्मीनान के साथ इस विषय पर बात करना चाहूंगा, तो इसे अब हम आगे देखेंगे कि कब बढ़ा सकते हैं, उस पर हम लोग फिर से बात करेंगे। फिलहाल बस इतना ही अब इजाजत चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सिमरनजीत सिंह लुधियाना पंजाब से, सोनी सिंह, साहिल प्रताप और सुनील झाझरिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।